आखिर किस चीज का बनता है ये डार्क मैटर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? क्या ऑर्डिनरी मैटर को डार्क मैटर में बदला जा सकता है? और क्या हमारा ब्रह्मांड डार्क फोर्सेस की कैद में है? दोस्तों, साल था 1933। स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विकी ने ऑब्जर्व किया कि दूर अंतरिक्ष के क्लस्टर्स में घूम रही गैलेक्सीज काफी तेजी से रोटेट हो रही है। अब उनमें मौजूद विजिबल मैटर का मास इतना था ही नहीं कि वो इतनी फास्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। तो आखिर ये गैलेक्सीज स्टेबल कैसे बनी थी? ज़्विकी ने कहा कि इन गैलेक्सीज में ऐसा मैटर प्रेजेंट है जो हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने इसका नाम डंकेल मैटेरिया रखा, जिसे आज हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी डार्क मैटर के रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं डार्क मैटर के कुछ अनसुनी बातों को। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि आखिर ये डार्क मैटर क्या है, तो उनका सर चकराने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी पहेली है जिसे तमाम कोशिशों के बाद भी सुलझाना काफी कठिन होता जा रहा है। सबसे आसान शब्दों में कहूं तो ये मैटर का वो टाइप है जो यूनिवर्स के हर कोने में मौजूद है, लेकिन जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और अपनी आंखों से ही क्या, बल्कि किसी भी इक्विपमेंट की मदद से देख नहीं सकते। Space.com के इस आर्टिकल के अनुसार डार्क मैटर यूनिवर्स के टोटल मैटर का 80% से भी ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है। यानी कि यूनिवर्स में हमें जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो मैटर का 20% से भी कम हिस्सा है। और इस यूनिवर्स का एक बहुत विशालकाय पार्ट हम देख ही नहीं सकते। आज से कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि डार्क मैटर असल में ब्लैक होल्स और ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपनी रोशनी खो चुके होते हैं और इसके कारण हमें वो दिखाई नहीं देते। पर रीसेंट स्टडीज में से किसी भी क्लेम से इनकार किया गया है। तो आखिर ये डार्क मैटर किस चीज से बनता है? नासा की वेबसाइट के अनुसार ये विम्प्स यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से बना हुआ है। ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनका वजन प्रोटॉन से 100 गुना ज्यादा भारी होता है। विम्प्स ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही लाइट को एमिट करते हैं। साथ ही ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट भी नहीं करते। यानी कि विम्प्स हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। पर यार, अगर वो भी आफ्टर ऑल पार्टिकल्स ही हैं और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं, तो 1 लाख में से 1 चांस तो जरूर बनती है कि ये किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से टकराएंगे और हमें इनके होने का पुख्ता सबूत मिलेगा। और बस इसी आस में वैज्ञानिकों ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लिया। उन्होंने जमीन के अंदर बने बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में ऑर्डिनरी पार्टिकल्स की टक्कर कराकर विम्प्स के सबूत खोजने की कोशिश की है, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी उनके हाथों कुछ नहीं लगा है। अब जरा CERN की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। इसमें चाइनीज पांडा एक्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। ये प्रोजेक्ट साल 2015 से 2018 के बीच चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में किया गया था। इस प्रोजेक्ट में भी विम्प्स और डार्क मैटर के बारे में पता लगाने की काफी कोशिशें की गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों के हाथ खाली ही रह गए। अब उनके अनुसार डार्क मैटर विम्प्स से भी छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स को आज की टेक्नोलॉजी से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि डार्क मैटर सिर्फ एक पार्टिकल से ही बना हो? अब अगर हम ऑर्डिनरी मैटर की बात करें तो ये एक नहीं बल्कि कई प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डार्क मैटर भी कई प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने हो सकता है कि डार्क प्रोटॉन्स डार्क इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर डार्क एटम्स को बनाते हो, जिससे डार्क मैटर बनता हो। अब वैज्ञानिकों के पास इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इनके बीच कुछ फंडामेंटल फोर्सेस भी जरूर होने चाहिए। अब दोस्तों, मुझे ये बताओ कि हमें ये सब जानने की जरूरत ही क्या है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब सिंपल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो तो आपके पास ये सब जानकारी जानने के लिए सैकड़ों कारण होंगे, जिनमें से सबसे मेन कारण है अपने दिमाग के नॉलेज की भूख को शांत करने का। हम इंसान रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और जितना हम सीखते हैं उतना ही हम खुद को एडवांस बनाते जाते हैं, है कि नहीं? आपके सीखने की इसी कड़ी को और मजबूत बनाती है कुकू FM ऐप, जहां आप स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे रियल साइंस बुक से लेकर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट जैसे सेल्फ हेल्प बुक तक सभी जॉनरा की बुक समरीज को आसानी से सुन सकते हो, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और अभी इनका मंथ एंड ऑफर भी चल रहा है, जहां आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि 399 का है, वो 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। कूपन कोड April 50
निफ्टी यूज करने पर। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर केवल 1 मई तक ही वैलिड है। अब दोस्तों, ऑर्डिनरी मैटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब अगर डार्क मैटर में भी ऐसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हो तो हम उन्हें डार्क फोर्सेस का नाम दे सकते हैं, राइट। ऑर्डिनरी मैटर के बीच जब फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्रिएट होती है। LiveScience.com के एक आर्टिकल के अनुसार इटली के कुछ रिसर्चर्स इन डार्क फोटॉन्स को खोजने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को उनके एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन्स की बीम को डायमंड से कोलाइड कराने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर डार्क फोटॉन्स एग्जिस्ट करते होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स की डायमंड के साथ टक्कर में ये दोनों मिलकर एक नए प्रकार के फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स को जन्म देंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो हमें यूनिवर्स का 5th फोर्स मिल जाएगा और फिजिक्स की सारी किताबें दोबारा से लिखी जाएंगी। अब यार आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर डार्क मैटर कई पार्टिकल से बना हुआ होता है और उसके फोर्सेस भी होते हैं तो क्या इसके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं? डार्क मैटर से जुड़ी कुछ थियरीज के अनुसार डार्क मैटर अपने आप के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स भी वही होते हैं और एंटी पार्टिकल्स भी वही होते हैं। इसका मतलब अगर डार्क मैटर के 2 पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, साल 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में हमें डार्क मैटर के एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। अब इसके बारे में जानने के लिए हमें यूनिवर्स की शुरुआत में जाना होगा। बिग बैंग के बाद जब पहले स्टार्स ने यूवी रेडिएशंस एमिट करना शुरू किया था तो इस रेडिएशन की वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर्स की हुआ करती थी। ये वो समय था जब बिग बैंग को कुछ 20 करोड़ साल ही हुए थे और यूनिवर्स में हर जगह कोल्ड हाइड्रोजन फैली हुई थी। अब इस कोल्ड हाइड्रोजन ने स्टार से निकलने वाली यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। फरवरी 2018 में जब वैज्ञानिकों को इस रेडिएशन के कुछ सिग्नेचर्स हासिल हुए तो उनके एनालिसिस से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि वो कोल्ड हाइड्रोजन उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और इस प्रोजेक्ट के लीडर जूलियन मुनोज का कहना है कि इसके पीछे डार्क मैटर के वो पार्टिकल्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज से हाइड्रोजन से हीट को निकाल लिया होगा और उसे और भी ठंडा कर दिया होगा। हालांकि फिलहाल तक इस थियरी का कोई भी कंफर्मेशन हासिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, डार्क मैटर के फॉर्मेशन के बारे में यूं तो बहुत सारी थियरीज दी जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स में मौजूद ऑर्डिनरी मैटर ही डीके होकर डार्क मैटर बन रहा है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? काफी स्ट्रेंज ख्याल है ना। चलिए इसे ऑर्डिनरी मैटर के ही एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिवर्स में मौजूद हर एटम के बीच में एक न्यूट्रॉन जरूर होता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन तभी तक शक्तिशाली होता है जब ये अपने एरिया में होता है, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एक अकेले न्यूट्रॉन की जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं होती है। ये सिर्फ 14 मिनट्स और 30 सेकंड्स में डीके होकर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रिनो में टूट जाता है। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। साल 2018 में की गई एक स्टडी में ये संभावना जताई गई कि अगर यूनिवर्स में हो रहे सारे न्यूट्रॉन्स के डीके में से सिर्फ 1% डीके भी डार्क मैटर को जन्म दे रहा है तो यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर अब तक आज मौजूद डार्क मैटर का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है। इन सिंपल वर्ड्स, वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर का फॉर्मेशन ऑर्डिनरी मैटर के डीके के कारण भी हो सकता है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के एक फेलो साइंटिस्ट क्रिस्टोफर मॉरिस ने अपनी टीम के साथ न्यूट्रॉन डीके के कारण डार्क मैटर की फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च की थी, लेकिन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस थियरी को सही ठहराता हो। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरी नहीं कि डार्क मैटर न्यूट्रॉन डीके के कारण ही बने हो, इसके पीछे ऑर्डिनरी मैटर के किसी और पार्टिकल का भी हाथ हो सकता है। अब इतने सारे इफ्स और बट्स को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इंसान बेवजह ही लगे हुए हैं? कहने का मतलब है कि क्या डार्क मैटर को खोजने के लिए हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस चीज को हम खोज रहे हैं क्या वो सच में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं? वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये मानता है कि डार्क मैटर जैसी कोई भी चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर ऐसा ही है तो फिर डिस्टेंट गैलेक्सीज की मिसिंग मैटर के पीछे कौन से राज छिपे हुए हैं? उनके अनुसार इसके पीछे का रीजन हमें मॉन्ड यानी कि मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स में मिलता है।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉज में किए गए कुछ सुधार है। दरअसल इस मॉडल को मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कम मैटर के बावजूद डिस्टेंट गैलेक्सीज की तेज स्पीड का कारण ग्रेविटी के नियमों में ही छिपा हुआ है, लेकिन हम सभी फिलहाल तक इन नियमों को ढंग से समझ ही नहीं सकते हैं। उनका कहना है कि ग्रेविटी गैलेक्सी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स के लेवल पर अलग ढंग से काम करती है, जिसके बारे में ट्रेडिशनल लॉज ऑफ ग्रेविटी नहीं बता पाते। इन शॉर्ट, डार्क मैटर के बारे में दी जा रही थियरीज तो दूर की बात है, अभी तो डार्क मैटर की थियरी ही कंफर्म नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या डार्क मैटर सच में होता है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि स्पेस के वैक्यूम में ग्रेविटी होती है या नहीं? अगर आपने हमारे वीडियोस रेगुलर देखे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब आता ही होगा। तो अपने जवाब नीचे कमेंट में बताओ कि क्या स्पेस में ग्रेविटी होती है या नहीं, हाँ या ना, बस इतना ही लिखना है। तो जल्दी लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।